अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हमने देखा कि किस तरह से जो है ना वाटर की जो है ना ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर होती है, और जब फूड की फॉर्मेशन हो जाती है तो उनको प्लांट्स किस तरह से अपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है उसको भेजते हैं। आज हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन डिस्कस करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे पॉसिबल है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर अगर फूड की ट्रांसपोर्टेशन हो, अगर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो, तो उसके लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर जो है ना ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है थ्रू आउट आवर बॉडी जो है वो मूव कर रहा होता है। तो वो जब ब्लड मूव करता है पूरी बॉडी के अंदर, उसका फंक्शन ये है कि एक तो वो पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं, वहां तक एक तो ऑक्सीजन, फूड, ये चीज़ें लेके जाता है ब्लड, और वहाँ से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस बेसिस है, क्रेटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, या जितना भी वेस्ट मटेरियल वहाँ पे या एक्स्ट्रा वाटर है, उसको वहाँ से इकट्ठा करके जो है वो किडनी के पास ले जाते हैं। किडनी का काम है उसको फिल्ट्रेशन करना। जब उसको फिल्ट्रेशन कर लेती है किडनी, और उसके बाद जो है वो जो फिल्ट्रेटेड ब्लड है उसको दोबारा पूरी बॉडी के पास भेज दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जितना भी होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो मेनली दो सिस्टम के जरिए जो है वो प्रोसीड हो रहा है। एक है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है, और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। हम इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर जो है सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम को टारगेट करेंगे। इसी के बारे में ही हमने ज़्यादा डिटेल डिस्कस करनी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। एक तो इसकी पहली खुसूसियत ये है कि हमारी बॉडी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाता, वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। तो इसीलिए जो है ना, चूंकि बाहर नहीं निकलता, हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाता, तो इसीलिए अंदर ही रहता है बॉडी के अंदर, हम इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व है मेनली वो ब्लड है, हार्ट है जो कि उस ब्लड को पंप कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी, और ब्लड वेसल्स हैं, ये वो रास्ते हैं, वो नालियां हैं जिसके ज़रिए जो है ब्लड जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच रहा है, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज जो और जो है ना वेन्स, आर्टरीज वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्लड को। ब्लड क्या चीज़ है? ब्लड हमारी बॉडी का ऐसा फ्लूइड है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम भी देते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 में कनेक्टिव टिश्यूज डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड का जिक्र किया था। ब्लड हमारी बॉडी का जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए है क्योंकि हमारी बॉडी को मुख्तलिफ सेल्स को, मुख्तलिफ टिश्यूज को आपस में कनेक्शन का काम करवा रहा है, और ये पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट पे अगर हम कट लगाएं तो वहाँ पे जो है ये ब्लड जो है बहना स्टार्ट हो जाता है, तो ये ब्लड जो है वहाँ पे पाया जाता है। चूंकि जो ब्लड है ये ऑक्सीजन और फूड मुहैया कर रहा है, अगर किसी पार्ट के अंदर ये ऑक्सीजन और फूड नहीं जाती तो वो पार्ट डैमेज हो जाएगा, या उस सेल की या उन टिश्यूज की डेथ हो जाएगी। इस बॉडी फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर दो चीजें मेनली शामिल हैं। एक है ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, या सेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ जो इसके अंदर ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। देखने में ये जो है बड़ा स्टिकी मटेरियल, बड़ा ही एक सादा सा जो है फ्लूइड लगता है ब्लड, लेकिन ये इसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी इसके अंदर पाई जाती हैं, जो कि अब हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं। जो इसका वेट होता है वो तकरीबन बॉडी का 1/12 पार्ट ऑफ द बॉडी जो है पाया जाता है। यानी कि अगर किसी का वेट 60 kg है तो 60 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 5 आता है। यानी कि उसके अंदर 5 kg या 5 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है, जिसका वेट जो है वो 60 kg होगा।
अमाउंट जो है इसका जो है जितना वॉल्यूम हमारी बॉडी के अंदर ये पाया जाता है ब्लड, वो तकरीबन 5 लीटर इन अडल्ट्स इन एवरेज अगर हम देखें तो 5 लीटर जो है वो पाई जाती है। अगर हम ब्लड में देखें तो प्लाज्मा जो है, हमने कहा दो चीज़ें हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में प्लाज्मा तकरीबन ब्लड का 55% पाया जाता है, जबकि जो ब्लड सेल्स हैं वो 45% जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि एक एवरेज जो है वो देखी गई है, जो कि हीमाटोलॉजिस्ट असल में इस चीज़ की स्टडी करते हैं, जो कि ब्लड की जो है ना कंपोजिशन को, ये जितने भी लेबॉर्ट्री के अंदर जो टेस्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको जो हीमाटोलॉजिस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। और ये जो लफ्ज़ हीमाटोलॉजिस्ट है ये भी हीम से आया है, और हीम चूँकि आरबीसीज के अंदर पाई जाती है प्रोटीन, तो इसलिए हम उनको हीमाटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड सेल्स में से पहले ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है, जो कि हमारी ब्लड का तकरीबन 55% जो है वो इसके अंदर ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है। और हम इस ब्लड प्लाज्मा की जो है कंपोजिशन देखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से मटेरियल जो है वो शामिल है। ब्लड प्लाज्मा में 90 to 92% जो है वो वाटर पाया जाता है, यानी कि जो ज़्यादा उसका जो प्रोपोर्शन है ब्लड प्लाज्मा का वो पानी पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा सिर्फ 8 to 10% कुछ और डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं। वो कौन से सब्सटेंसेस हैं वो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा हिस्सा हमने देख लिया वाटर पाया जाता है, और कम प्रोपोर्शन जो है उसका डिजॉल्व सब्सटेंसेस का है। जो वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं उनमें से एक तो साल्ट है। साल्ट जो है तकरीबन 0.9% ऑफ टोटल ब्लड जो है ये पाए जाते हैं, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, जो कि टेबल साल्ट कहते हैं, जिसको हम जो खाने के अंदर नमक का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स, जो कि हमारे जो है लीवर जो है ना इसको जो भी सिक्रीट कर रहा होता है बाइकार्बोनेट्स को, जो कि एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर इन साल्ट के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, जिंक ये बिल्कुल ही लो कलील मिकदार में पाए जाते हैं, ट्रेस अमाउंट में ये जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन साल्ट, चेंज इन पीएच। जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो है ना कोई भी चेंज आ जाए इस साल्ट के अंदर, तो वो इससे पीएच में तब्दीली आ सकती है। पीएच क्या है? पीएच ही डिसाइड करती है कि वो जो मीडियम है, क्या वो मीडियम एसिडिक है या वो बेसिक है। यानी कि साल्ट की कमी से या किसी भी साल्ट के इजाफे से एसिडिटी में इजाफा भी हो सकता है और एसिडिटी में कमी भी हो सकती है। इस चीज़ को हम पीएच का नाम देते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दैट डिसाइड एक्चुअली हाउ द मीडियम इज एसिडिक और बेसिक। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स। हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंपोजिशन, वो मटेरियल जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है वो पाया जाता है। अब हमने एक तो साल्ट को डिस्कस कर लिया, साल्ट डिजॉल्व सब्सटेंसेस में शामिल है, और इसके अलावा प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर तकरीबन 7 to 9% जो है वो प्रोटीन्स ब्लड में पाई जाती हैं। और उसमें जो मेनली जो प्रोटीन शामिल है उनका हम जिक्र कर लेते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज शामिल है, जो कि ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज बनवा रही होती हैं, जो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। कि ये जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो है मिसाल के तौर पर कुछ जहरीला मवाद चला जाता है तो एंटीऑक्सीडेंट भी ये काम करते हैं। ये जो एंटीबॉडीज हैं जिसको मैंने बताया नाम, वो ग्लोबुलिन है। नेक्स्ट वन इज फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई कट लगता है तो ब्लड जो है मुसलसल बहता नहीं रहता, कि कुछ ब्लड बहने के बाद वहाँ पे ब्लड जो है ना क्लॉट कर जाता है, तो वहाँ पे असल में फाइब्रिनोजिन जो है वो अपना रोल परफॉर्म कर रही होती है। इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करवाते हैं, जैसे कि विटामिन के है, वो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम करवाता है। Next one is albumin, that is very important protein of our body,
जो कि हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करवाती है, यानी कि जितने भी फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उनकी मेंटेनेंस के लिए इस प्रोटीन का होना ज़रूरी है, जिसको सिक्रीट हमारा लीवर करता है। लीवर के सेल्स जो कि हिपैटोसाइट्स कहलाते हैं वो लीवर इस एल्ब्यूमिन को बना रहे होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है जिसको हम बिलीवर्डिन कहते हैं, वो जो बिलीवर्डिन है विदाउट एल्ब्यूमिन नहीं निकल सकता, तो वो येलो इन कलर होता है। जैसे ही एल्ब्यूमिन बनना खत्म हो जाता है इसका मतलब है लीवर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, और उससे जो पेशेंट होता है वो जो उसकी बॉडी होती है वो येलोइश होने लगती है। येलोइश इसलिए हो रही है क्योंकि बिलीवर्डिन उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा। बिलीवर्डिन क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। जब एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, बिलीवर्डिन नहीं निकलेगा, बिलीवर्डिन बाहर नहीं निकलेगा, तो बॉडी जो है वो अपीयरेंस जो है उसकी वो येलोइश हो जाएगी। तो ये लीवर का फेलियर के जो है वो कुछ सिम्टम्स हैं। तो यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि एल्ब्यूमिन की कितनी इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, ब्लड के अंदर। नेक्स्ट वन इज, इसके अलावा जो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर और क्या चीज पाई जाती है? डाइजेस्टेड फूड विच एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो डाइजेस्टेड फूड ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर दी गई है वो जो है वो फूड भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो है नाइट्रोजनस बेसिस भी, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वगैरह ये भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। मुख्तलिफ जब इसकी जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, उससे जो वेस्ट मटेरियल खारिज होता है उस वेस्ट मटेरियल वो भी इसी ब्लड प्लाज्मा का ही हिस्सा होता है। इसके अलावा हार्मोन्स हैं, हम हार्मोन्स के बारे में चैप्टर नंबर 10 जो है ना इसके अंदर 10th के अंदर हम हार्मोन्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि जो हार्मोन्स हैं कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड के अंदर फेंके जाते हैं। जो हार्मोन्स हैं ब्लड जब मूव करता है तो वो टारगेट टिश्यूज तक उनको लेके जाता है, तो इसीलिए हार्मोन्स को भी ब्लड के अंदर जो है डाला जाता है। तो और इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा में रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी हमारे ब्लड का हिस्सा होती है। नेक्स्ट वन इज, यहां तक हमने कंपोजिशन डिस्कस कर ली कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल है, जिसमें हमने देखा मेनली वाटर, डिजॉल्व सब्सटेंसेस है। हम समरी देख रही हैं ब्लड प्लाज्मा की, इसमें साल्ट्स देखे हमने 0.9% है, जिसमें जो है सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जो है ना वो मेनली इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा इसके अंदर कोई चेंजेस आ जाती हैं तो pH के अंदर भी तब्दीली आ सकती है। जो नॉर्मल pH होती है, यानी कि नॉर्मल का मतलब है जैसे कि पानी है ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, उसकी जो वो pH है वो सेमिन होती है 7.0। तो इनके अंदर साल्ट्स के अंदर तब्दीली से pH में तब्दीली आ सकती है। प्रोटीन्स के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने देखा डाइजेस्टेड फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन्स और रेस्पिरेटरी गैसेस भी हमारे जो है ब्लड प्लाज्मा का हिस्सा होती हैं। अब एक सवाल ये है कि हाउ इज ब्लड प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड, कि ब्लड प्लाज्मा जो है किस तरह से ब्लड से हम अलग कर सकते हैं। चूंकि हमने डिस्कस किया था कि ब्लड जो है, ब्लड के अंदर दो चीजें शामिल है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मौजूद हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये ब्लड प्लाज्मा को हम किस तरह से ब्लड सेल से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम जब टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ब्लड जब हमने डाला इसके अंदर ब्लड, तो ब्लड डालने के बाद हमने ब्लड लिया कहाँ से है? ब्लड लेते हैं आर्टरी से। आर्टरी से ब्लड लेके उसके अंदर एंटी कोगुलेंट डाल देते हैं। एंटी यानी कि किसी के अगेंस्ट, कोगुलेंट का मतलब है जमा देने वाला, यानी कि ऐसा केमिकल होता है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता, कि जब ब्लड हम जैसे ही टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही अगर लेंगे तो वो कुछ ही देर बाद जो है ना वो क्लॉट कर जाएगा, कुछ ही देर क्या फौरन से क्लॉट करना शुरू कर देता है। तो हमने उन दोनों चीज़ों को अलग करना है। जैसे कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लाज्मा लेने के बाद उस प्लाज्मा से परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेल से परफॉर्म किए जाते हैं। तो और कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जिसको हम जो है क्लॉटेड फॉर्म में टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि हम परफॉर्म कर भी सकते हैं। जैसे शुगर का टेस्ट है, उसके लिए हमें कोई भी ऐसी वाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसके अंदर हमें एंटी कोगुलेंट डालना पड़े, क्योंकि हम उस ब्लड से किसी भी तरह से हम जो है वो टेस्ट परफॉर्म करके शुगर की कंसंट्रेशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं, जिसको हम BCG टेस्ट भी कहते हैं।
जो कि एंटीकोगुलेंट है, यहाँ पे बुक में जिक्र नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है एंटीकोगुलेंट EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एक ऐसा जो है ये एंटीकोगुलेंट है जिसको जो है जब हम टेस्ट लेबोरेटरीज के अंदर परफॉर्म करवाने के लिए जाते हैं तो वो ब्लड कलेक्ट करने के बाद जैसे ही उसके अंदर जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर उस वाइल के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर बाहर लिखा होता है कि इसके अंदर EDTA शामिल की गई है, यानी कि एंटीकोगुलेंट उसके अंदर शामिल है। तो जैसे ही उसके अंदर ब्लड डालते हैं तो उसको शेक करने के बाद वो उसको जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में उसको रख देती हैं। जैसे उसको रखते हैं तो उसके अंदर सिप्रेशन हो जाती है, यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और इसके अलावा ब्लड सेल्स ऊपर आ जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से हम ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को वहां से इन दोनों से आपस में सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के इस नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स, जो कि जिसके अंदर आ जाती हैं RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स जिसके अंदर शामिल हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एक तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि किस तरह से जो है इसके अंदर जो है ब्लड जो पाया जाता है, तो ब्लड के अंदर मेनली दो चीज़ें हैं, ब्लड प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम ब्लड सेल्स के हवाले से देखेंगे। आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।